जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र की आय दृष्टि की जो करंट अफेयर्स है उससे हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य कवर करेंगे। ये 5वीं क्लास है, ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने हाईलाइट कर दी है, उसी को देखते हुए चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। पीएम जनमन के बारे में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी 10.45 करोड़ है। ठीक है, इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बजट 23-24 में आपका विशेष रूप से दोस्तों संवेदनशील इन जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगले 3 वर्षों में इस मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कब 15 नवंबर 2023 को अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। और इस मिशन के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 25-26 तक 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई। और यह केंद्रीय मिशन जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों कौन कौन सा पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा दोस्तों। और इस मिशन से देश के 220 जिलों की 22,500 से अधिक बस्तियों में निवासित 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित। और दोस्तों, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2023 को आपका पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार यानी कि आईईसी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान की जागरूकता बढ़ाने और पीवीटीसी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया दोस्तों। अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, तो देखिए दोस्तों, कुल कितनी सीट है? 90 सीट है इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और इनमें से 10 सीटें जो है आपका एससी के लिए तथा 29 सीटें जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित हैं। और 2023 के लिए चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया। विधानसभा चुनाव जो 2023 वाला हुआ छत्तीसगढ़ का, उसमें चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया। और कुल 76.31% मतदान दर्ज किया गया। और ये चुनाव के परिणाम कब आए थे? 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए थे। और दोस्तों, कुल 19 महिलाएं निर्वाचित घोषित की गई थी। और महिला विधायकों की यह संख्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद से सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। और 13 दिसंबर 2023 को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। और ये चौथे मुख्यमंत्री है एक ये व्यक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के। ठीक है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव देखिए, कुल सीट कितनी है? 230 सीटें हैं विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश में। इनमें से 25 सीटें जो है आपका अनुसूचित जातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं इसमें। और राज्य में मतदान जो है आपका 17 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। और 2023 में कुल 77.15% मतदान दर्ज किया गया था। और 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा है ये, इसके गठन के लिए हुए चुनाव में परिणाम जो है कब आए थे? 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुए थे। और 13 दिसंबर 2023 को भोपाल में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने? मोहन यादव ने। जबकि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव देख लीजिए आपका, कुल 40 सीटें हैं यहाँ। और इनमें से 39 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और एक चरण में चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी। और राज्य में मतदान 7 नवंबर 2023 को हुआ था। और 2023 में कुल आप 80.66% मतदान दर्ज किया गया। और 9वीं मिजोरम विधानसभा है ये, इसके गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम आपका 9 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए थे। और 27 सीटें जीतकर आपका जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि ZPM पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। 9वीं मिजोरम विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव में कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई थी इसमें। याद रखिएगा, वर्ष 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद से यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य यानी विधायक के रूप में हुआ है। और ये लाल दुहोमा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की दोस्तों। ये आपका ZPM पार्टी के नेता हैं आपका। लगभग 40 वर्षों में यह पहली बार है जब मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है,
लालरीन पुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री है दोस्तों ये आपका। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव देख लीजिए, तो कुल 200 सीटें हैं इसमें विधानसभा की राजस्थान में। इनमें से 34 जो सीटें हैं अनुसूचित जातियों और 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं दोस्तों। और ये 25 नवंबर 2023 को चुनाव संपन्न हुआ। कुल 74.62% मतदान दर्ज किया गया और 16वीं राजस्थान विधानसभा का ये गठन हुआ है आपका। इसका परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 20 महिलाएं निर्वाचित घोषित की गई हैं। अब 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव देख लीजिए। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं दोस्तों 2008 परिसीमन के अनुसार। इनमें से 19 सीटें जो हैं आपका अनुसूचित जातियों और 12 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। और दोस्तों ये मतदान आपका 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव जो है 2023 में कुल 71% मतदान दर्ज किया गया और तीसरी तेलंगाना विधानसभा का ये गठन हुआ है। ठीक है, इसके लिए चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में कुल 119 सीटों में से 64 सीटें यानी कि 53.78% पर जीत प्राप्त की। वर्ष 2023 के चुनाव में आपका क्या हुआ था, राज्य में लगभग 8% महिला विधायक कुल मतलब 10 निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, 7 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमूला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किसने? अनुमूला रेवंत रेड्डी ने। ये अनुमूला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं आपका, जबकि मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों ये 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जैसा कि और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आपका 100वीं वर्षगांठ तक, देखिए 75 से लेकर 100वीं वर्षगांठ यानी कि 25 वर्ष का जो बीच का अवधि है उसको आपका अमृतकाल की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा युद्ध की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा आपका। लेकिन विशेष रूप से आपका किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम घटकों के मामले में आपका लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिटल है। फिजिटल क्या है आपका दोस्तों? फिजिकल प्लस डिजिटल मिला के क्या बनता है? फिजिकल प्लस डिजिटल मिला के आपका, जिसमें आपके भौतिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने के अवसर भी प्रदान होते हैं। फिजिकल प्लस डिजिटल मिला के क्या बना है? फिजिटल बना है। ठीक है, यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा। ये 31 अक्टूबर 2023 को आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया था। कब? 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, मेरा युवा भारत जो है आपका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है दोस्तों ये। और यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र है दोस्तों ये। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही जो दोस्तों प्रति वर्ष आपका 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई दोस्तों। और 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। अमृत महोत्सव की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को हुई थी दोस्तों। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 रैंक प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है गुजरात, तीसरा हरियाणा एवं राजस्थान है। और दोस्तों इसमें आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 रैंक प्राप्त मंत्रालय कौन से हैं? पहला है आपका केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरा है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, तीसरा है केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। और 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया था। मेरी माटी मेरा देश, तो दोस्तों आपका स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था ये अभियान।
और ये अभियान आपका आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। उन वीरों और वीरंगनाओं को श्रद्धांजलि के लिए आयोजित किया गया है आपका यह कार्यक्रम, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस अभियान की टैगलाइन याद रखिएगा, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ठीक है। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल से, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, विशेष करके देखिए 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, कहाँ, यूपी के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड यानी कि प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों। और ये क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ हो गया इसी तरह से भारत में। और उल्लेखनीय है कि जैसा कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, 82.15 किलोमीटर है। और भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिज़ाइन गति जो है आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से कम समय में तय की जा सकती है। और आरआरटीएस की संरचना गति कितनी, 160 किलोमीटर, मतलब ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है और एवरेज औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे है यहाँ पर। दोस्तों गंगे डॉल्फिन को आपका उत्तर प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दे दी गई है, मतलब आपका मान्यता देने की घोषणा की गई कब, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गंगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में। ठीक है दोस्तों, और यह आपका पूर्व केंद्र सरकार ने आपका इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया। और गंतव्य को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की यूपी की राज्य मछली चितला, क्या नाम है, चितला, यानी कि इंडियन फीदर बैक है। ठीक है, राज्य मछली, देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य मछली का नाम याद रखेंगे, यूपी पीसीएस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जबकि देशी मांगुर जो आपका बिहार की राज्य मछली है, ये आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध किया गया, जिसके तहत उन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये गंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, साइंस का महत्व यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है ये। और 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है ये गंगे डॉल्फिन जो है आपका विश्व में मीठे पानी में पाए जाने वाली जो 4 डॉल्फिन है उस प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष 3 कौन है मीठे पानी में डॉल्फिन जो पाई जाती हैं, उसका देख लीजिए आप लोग नाम में। आपका यांगत्से नदी चीन में पाई जाने वाली बैजी, ठीक है, बैजी डॉल्फिन। ठीक है, सिंधु नदी में पाई जाने वाली दूसरा है भूलन डॉल्फिन। और अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन। कौन कौन सी, बैजी, भूलन और बोटो। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आता है गंगे डॉल्फिन, जिन्हें कि मीठे पानी में पाई जाने वाली ये प्रजातियां हैं 4। ठीक है, हालांकि 2006 में दोस्तों चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः दोस्तों टाइगर ऑफ द गंगा, मतलब टाइगर ऑफ द गंगाज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये घोल मछली जो है गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों 21 नवंबर 2023 को, विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर। कब पड़ता है मछली दिवस आपका, 21 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोटोनिविया डाइकैंथस नाम है इसका। और यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे दोस्तों है गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम वालों के लिए, बीपीएससी प्री के लिए। और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। कब, 15 अगस्त 2020 को। अब अगला है भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य। ये दोस्तों आपका फार्माकोपियल वार्ता समूह का जो वार्षिक बैठक हुई थी हैदराबाद में संपन्न हुई थी। डेट याद रखिए कब से कब तक, 3 से 4 अक्टूबर 2023 को। कहाँ, हैदराबाद में।
और यह अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की प्रथम बैठक थी। और साथ ही वर्ष 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी ये दोस्तों। इसमें आपका भारतीय भेषज संहिता आयोग को आपका पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों इस बैठक के दौरान, ठीक है। और जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस समूह के एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। यहाँ समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ये देखिए समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है दोस्तों ये, ठीक है। इसे समक्का सरलम्मा जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है दोस्तों आपका। और इस मेले का आयोजन जो है तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये एक द्विवार्षिक मेला है ये दोस्तों। यह मेला जो है देवी समक्का एवं सरलम्मा सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है दोस्तों। और ये कौन थी? ये माँ बेटी थी, और माँ बेटी की जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में विद्रोह किया था दोनों ने मिलकर, और ये राज्य उत्सव घोषित किया गया था दोस्तों ये आपका इसे तेलंगाना सरकार द्वारा, ठीक है। और 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की थी दोस्तों। और यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया गया है। ट्रेवल फॉर लाइफ क्या है इसके बारे में देखिए। ये भारत के नेतृत्व वाला एक आपका वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के लिए लोगों को मतलब जागरूक करने से है, ठीक है। तो लाइफ शब्द का तात्पर्य है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन के 26वें सत्र COP26 में प्रस्तावित किया था। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, से मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आपका 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय शहरी निकायों के पर्यावरण अनुकूल बनाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश है दोस्तों, ठीक है। और 27 सितंबर 2023 को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। कब? 27 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। ये कार्यक्रम 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। पहला है स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। यह आपका राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है, मालूम है आपको, जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, देखिए 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस होता है, मनाया जाता है, के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत दोस्तों जो है कुल 35 गाँव को पुरस्कृत किया गया। इनमें से 5 गाँव को स्वर्ण यानी कि गोल्ड दिया गया, 10 गाँव को रजत सिल्वर दिया गया और 20 गाँव को कांस्य ब्रोंज श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है दोस्तों। एक नज़र आप लोग देख लीजिए स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गांव कौन कौन से। दावर आपका ये जिला है, आपका बांदीपुरा जिला में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सरमोली आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। रेयक ममिक जिले में पड़ता है, मिजोरम में जो कि है। कंथालूम आपका इडुक्की जिले में है, आपका केरल में है। आपका मडला आपका पन्ना मध्य प्रदेश में है। और देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रजत श्रेणी में पुरस्कृत गाँव में उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम शामिल है, ठीक है, रजत श्रेणी में शामिल है, ठीक है। यूपी का कुरौना, यूपी PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। हल्दी के वनस्पति नाम जान लीजिए क्या है आपका, जिंजी बेरेसी इसको बोलते हैं आपका, ठीक है। वनस्पति के नाम आपका कुरकुमा लोंगा, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जो है 4 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। आपका प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे? खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा हल्दी की खपत को, ठीक है। निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा दोस्तों। और ये दोस्तों देख लीजिए वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया। याद रखिए कितना, $1 बिलियन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये क्या है? 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान संशोधन
मतलब 128वां संशोधन विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। देखिए याद रखिएगा 106वां इंपॉर्टेंट है, संशोधन अधिनियम कब हुआ था याद रखिएगा ये। और इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था दोस्तों। और ये नारी शक्ति निबंधन अधिनियम इसको नाम दिया गया। और महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन के पारित पहला विधेयक है, ठीक है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। और इसी के माध्यम से आपका अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। कितना? 1/3, 1/3, ठीक है। 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239A में संशोधन किया गया, जबकि नए अनुच्छेद यथा 330A, 332A तथा 334A को जोड़ा गया है दोस्तों। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और दोस्तों 1/3 सीटें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी दोस्तों। अनुच्छेद 332 को जोड़ने के माध्यम से आपका प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं तो सीटों को आरक्षित किया गया है इसमें। और दिल्ली की विधानसभा में आपका महिलाओं, देखिए दोस्तों ये आपका लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब 100% जो है आपका परिव्यय जो है आपका भारत सरकार करती है। इस योजना हेतु आपका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आपका पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन क्या है? आपका सम्मान समर्थ समृद्धि है, ठीक है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। अवधि याद रखिएगा, वित्त वर्ष कब से कब तक? 2023-24 से 2027-28 तक निर्धारित है। इस योजना के प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित है। थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा व्यवसाय: बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले और स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया एवं खिलौने निर्माता, पारंपरिक नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं, स्किल्स वगैरह को बढ़ाना और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना, ये सब का उद्देश्य है। कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी प्रदान किया जाएगा इसमें। आयुष्मान भव अभियान देख लीजिए दोस्तों। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आपका आयुष्मान भव अभियान शुभारंभ किया गया था दोस्तों, वर्चुअल माध्यम से। और ये आपका राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश के प्रत्येक गांव, शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना। और इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से आपका 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया था। सांची भारत का पहला सौर शहर। तो सांची मालूम है आपको, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित छोटा सा नगर है आपका सांची, ठीक है। सांची के स्तूप जो है आपका सबसे प्रमुख यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, फेमस है यहाँ। और ये 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया, याद रखिएगा इसको। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। और सांची को आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। किसके के मध्य? आपका नवीकरणीय, आपका मध्य प्रदेश सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के मध्य, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और ये 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना के बाद सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने पर सफल रहा है।
भविष्य में सांची के निकट गुलगांव में 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी दोस्तों आगे चल के। और सांची के एक सौर शहर बनाने के परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में लगभग 14,000 टन की कटौती होगी दोस्तों। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा बन गया है दोस्तों। और ये आपका जैसे कि मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। ये 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मोढेरा का सौरीकरण जो है आपका ये आपका सूर्यग्राम यानी कि सन विलेज परियोजना के तहत किया गया है। और इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक आपका गांव बन गया दोस्तों, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। और मोढेरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।